Good evening, India. Hi, this is Aanchal Puri on Taza Talks with Spotify. Today, we are welcoming our esteemed guest. Her name is Shraddha Arya, Dr. Shraddha Arya, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ताजा टॉक्स के स्टूडियो में आ चुकी हैं. शी इज एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर. बाकी अपनी जुबानी अपनी कहानी खुद बताएंगी. So, नमस्कार डॉक्टर श्रद्धा. नमस्कार आंचल जी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर श्रद्धा आर्या. मैंने पीएचडी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. अक्सर आंचल जी कहा जाता है कि कुछ सेगमेंट्स हैं हम अपने आप ही डिवाइड कर देते हैं कि वो गर्ल्स बेस्ड नहीं होते हैं. बट आई चूज माई करियर अकॉर्डिंग टू माई चॉइस. जो मुझे अच्छा लगा करने में मैंने वो सेलेक्ट किया. So I have completed my PhD in that. I have experience in industrial as well in education. मैं पिछले 12 ईयर से एजुकेशन के अंदर हूँ प्लस 4 ईयर का मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है. सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है. बट यूजुअली कहा जाता है श्रद्धा जी कि दिस इज अ मेल ब्रांच. ट्रू. तो आपने ये क्यों सिलेक्ट किया? आंचल जी मेरा मानना है कि कोई भी इंसान में जब ईश्वर ने फर्क नहीं किया तो हम क्यों फर्क करें. कहाँ मेल कहाँ फीमेल. हाँ कुछ चीज़ें हैं जो पुरुषों के लिए बनी है, कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए ही बनी है. लेकिन शिक्षा कह ले या कोई भी आप सेगमेंट कह ले, सेक्टर कह ले, वो कहीं भी पुरुष और महिलाओं में अंतर नहीं करता. ये हमारी मानसिकता है जो लोगों को मजबूर कर देती है या लोग सोचने लग जाते हैं. आज आप किसी भी सेगमेंट में चले जाएं, आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, पायलट ले लीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं. तो बाय गॉड ग्रेस एंड माय पेरेंट्स सपोर्ट आई चूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेगमेंट को शो करती है. मतलब बहुत ही एक्साइटेडली मैं इसको आपको कंग्रेचुलेशंस करती हूँ इस चीज़ के लिए. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है. सो इन दैट केस once again congratulations. थैंक यू. So, आगे बढ़ते हुए श्रद्धा जी, as a resource person at BIS, what exactly your role is and how does it impact national policies or industries? Now, currently, in my professional life, currently I am working as a resource person in Bureau of Indian Standard. भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमें स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है. इंडियन स्टैंडर्ड्स. जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं हमें नहीं पता वो कितना ओरिजिनल है और कितना वो गलत चीजें हमें मिल रही है. फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें हॉलमार्क गोल्ड हम खरीदने जाते हैं 70%. लास्ट ईयर एक सर्वे हुआ है राजस्थान में 70% जो ज्वेलरी शोरूम्स हैं वहां पे आपको गोल्ड जितने पैसों का हम फॉर एग्जांपल आपने 22 कैरेट का कुछ खरीदा जी, आप पेमेंट 22 कैरेट का करते हो बट जब आप उसको रिटर्न करने जाओगे आपको पता चलेगा वो 20 कैरेट का उतना ही नहीं मिलता. तो वो सब कैसे एक आम इंसान को पता चले. जनरली मुझे भी नहीं पता था जब तक मुझे BIS के बारे में नहीं पता था. तो एज अ बीइंग रिसोर्स पर्सन मेरा ये काम है. हम लोग स्कूल लेवल पे हमने पिछले 3 साल से काम स्टार्ट किया है. हम स्टूडेंट को ही 7th-8th स्टैंडर्ड से बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं. जैसे ISI मार्क क्या होता है, हॉलमार्क क्या होता है. भारतीय मानक ब्यूरो की एक ऐप आती है BIS केयर ऐप. उस पे आप जाकर भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर नंबर डालेंगे उसके ऊपर एक नंबर दिया होता है, कोड होता है, हॉलमार्क होता है जैसे गोल्ड पे. आप उसको डाल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या नहीं है. कोई भी चीज़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले लीजिए, स्मार्ट वॉच ले लीजिए, आईपैड्स ले लीजिए, ज्वेलरी मैंने आपको बताया, इवन गाड़ी के पार्ट्स हैं, फैंस हैं, ISI का एक मार्क होता है. आप 90% आपको हो सकता है वो फेक मिले. आप देखो जब तक नॉलेज नहीं है आप नहीं पता कर सकते. तो BIS भारतीय मानक ब्यूरो की ये एक शुरुआत है. पिछले 3 साल से हम स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को कनेक्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप जिस चीज़ का पैसा दे रहे हैं तो कितनी शुद्ध चीज़ आपको किस तरह से उपलब्ध हो सकती है. और मार्केट में लोग जो हैं वो कस्टमर को गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए गलत प्रोडक्ट्स ना बेचें. जी. तो BIS के स्टैंडर्ड्स को वो कैसे इंश्योर करता है सेफ्टी और उसके इनोवेशन को लेकर के? BIS कैसे अपना उसको लैंडस्केप को उसको इनोवेट करता है? वो कैसे श्योरिटी लेता है कि ये परफेक्ट स्टैंडर्ड्स हैं? उनको कैसे पता चलता है? BIS की देखिए एक कंप्लीट टीम होती है, अलग अलग जगह में होती है. जैसे हमने सुना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जी, हर कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. लेकिन अभी हम बात करें इंडिया की तो इंडियन स्टैंडर्ड पूरा जैसे इनका एक बिट निट्स नोएडा में बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ट्रेनिंग करके, एग्जाम्पल हम लेते हैं हेलमेट। जी हेलमेट एक ऐसा ब्रांड है जिसका बहुत जरूरी है कि ISI मार्क के आप खरीदेंगे। जी तो उनकी पूरी लैबोरेटरीज लैब बनी हुई है, मोर देन 8 लैबोरेटरीज इंडिया के अंदर बनी हुई हैं, और ओके छोटे छोटे सेगमेंट्स भी बने हुए हैं, टीम बनी हुई है, ऑफिसेज बने हुए, रीजनल ऑफिसेज, मोर देन 20 रीजनल ऑफिसेज इंडिया के अंदर बने हुए हैं। जी तो जैसे हेलमेट का मैंने आपको बोला, हर दिन कुछ नया बन रहा है, टेस्ट के लिए हम नेट्स में भेजते हैं। सबसे हम बड़े बात करें तो जो भी हेलमेट बना वहां जाएगा, पूरी टीम है, टेस्टिंग है, अलग अलग, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जी टेम्परेचर टेस्ट होंगे, हाइट टेस्ट होंगे, स्पीड टेस्ट होंगे। तो चेक होगा, अगर वो स्टैंडर्ड में खरी उतर रही हैं तो वो चीज आपके लिए ठीक है, अगर नहीं है, अगर वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जो इम्प्रूवमेंट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उसको इन्फॉर्म करता है, ओके और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके और रेगुलर बेसिस के ऊपर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे पकड़े, आप कैसे पकड़े। अप्रैल के अंदर ही अभी फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या जयपुर में 2 जगह पे रेड करी है भारतीय मानक ब्यूरो ने, जिसमें मोर देन 70 लैक्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्जी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल प्यूमा के शूज हैं, अगर कोई 5000 के आ रहा है, आपको फ्लिपकार्ट पे वो 2000 का अवेलेबल है, तो आप उसको खरीद लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल नहीं है, आपके वो डुप्लीकेट है। सो मोर देन 70 लाख का प्रोडक्ट एक जगह से हमने अभी पकड़ा है। तो रेगुलर बेसिस पे चेकअप होते हैं, इंस्पेक्शंस होते रहते हैं, टीम बिठाई जाती है, और जो लेबोरेटरीज है वहाँ पे ये मैंडेटरी है उन मैन्युफैक्चरर के लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पहले उनको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। इवन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, BIS, जैसे मैंने आपको केयर ऐप बताया, हम केयर ऐप पे जाएंगे, हम किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे आपने AC बोला, इवन सीमेंट बोला, ब्रिक्स बोला, आपको इंडियन स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट ओरिजिनल बुक लॉग आपको अवेलेबल है वहाँ। ओके सो श्रद्धा जी, हमने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सोशल वर्क भी करती हैं आप, ऐसा क्या अपलिफ्टमेंट मिला आपको कि आपको सोशल वर्क भी करना है, पर्सनालिटी डेवलप भी करती हैं, आप कोच भी हैं, इतना कुछ आप करती हैं, इसका इनोवेशन, इसका इनिशिएटिव आपने कब लिया, क्यों लिया, और ऐसा क्या है आपके दिल में कि मुझे सोशल वर्क भी करना चाहिए? इसकी शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया, मैं आफ्टर 12th वही हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी में, ऑल्दो अभी हम इस जनरेशन में हैं कि लोगों की मेंटलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है, जी बट जब हम लोग खुद बचपन में थे तो एक मानसिकता थी लोगों की कि लड़कियां हैं, क्यों इतना पढ़ाना, हम लोग 2 डॉटर्स हैं मेरे पेरेंट्स की, हम 2 बेटियां हैं, भाई बाद में, क्यों पढ़ाना है इतना, क्यों इतनी फ्रीडम दे दी है, जीन्स क्यों पहनना है, तो ये एक मेंटालिटी बनी हुई थी। तो हम लोगों के पेरेंट्स ने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो हम्म वहां से जब धीरे धीरे बड़े होते होते 8, 9, 10th स्टैंडर्ड की हम बात करें, तो उस टाइम इवन साइंस मैथ्स भी लड़कियां नहीं लेती थी, कौन सा इनको इंजीनियरिंग करनी आर्ट्स है, ले लिया जाता था। ग्रेजुएशन कराइए और शादी कर दीजिए। जी ये मेंटालिटी मैंने परिवार में भी कहीं ना कहीं सुनी। तो मेरे अंदर स्टार्टिंग में ये चीज रहती थी, हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी को अपना प्रेरणा स्रोत मान के बड़े हुए जी हैं कि कुछ ऐसा करें कि लोग आपके सामने झुके और लोग आपको बोले कि नहीं, आपने जो किया वो बहुत सही किया। तो मैं शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के मेरे मन में चीजें रहीं। तो धीरे धीरे मौका मिला तो आई ऑलवेज अडॉप्ट द थिंग्स। लोग कहते तुम ये नहीं कर सकती, तो मेरे मेंटेलिटी आती थी अब तो यही करना है, अब तो यही करना है। इच्छा है करनी है, लेकिन लोगों की सोच बदलनी है, नहीं कर सकती, तो मुझे लगता था कि मुझे ही करके दिखाना है अब। तो ये एक स्टार्टिंग हुई, एंड इस तरह के चैलेंजेस हमेशा आए, आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती, सोसाइटी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स की थॉट ऐसी नहीं रही, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो सोशल कॉज, सो कॉल चीजें माइंड पे आती हैं। राइट आई वो मतलब 2 या 3 लड़कियां थे मैकेनिकल में, तो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्यों ऐसा नहीं, आई डू, मैंने अपने हाथों से चीजें करी हैं, बनाई हैं, मशीनरी करी है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। फिर जब सोसाइटी में उतरे, जॉब स्टार्ट किया, तो देखा लड़कियों को लोग एक्चुअल में नहीं बढ़ाते। तो लगता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है मैं खुद एक इंस्पिरेशनल क्यों ना बनूं। जब तक मैं खुद, वो कहते हैं ना, आप जब तक खुद कुछ नहीं कर सकते, आप होते कौन हो किसी को ज्ञान देने वाले, जब तक आपने खुद कुछ नहीं किया। राइट तो किसी भी फील्ड में मैं इसलिए पहले उतरी कि पहले मैं खुद कुछ करके देखूं, तो कोई मुझे ये ना कह सके आप तो खाली ज्ञान देना जानती हो, आप कुछ करके देखो। जैसे अभी हमारे साधु संतों के लिए आ रहा है कि प्रवचन देने बैठ जाते हैं, साधु महाराज बन जाते हैं, पीठ पीछे आप देखिए, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, पॉडकास्ट है कि आप जेल में जा रहे हैं, आप हरास कर रहे हैं, आप पैसों के लिए ये चीजें कर रहे हैं, तो आपका चीजें ही नहीं है। और फिर मेरा तो नाम ही श्रद्धा है, तो फिर सोचती हूँ जो काम करूँ फिर श्रद्धा से ही करूँ। बहुत सही बात कही है आपने। सो बीइंग एन इंस्पायरिंग वुमन, आप ऑलरेडी इतना इंस्पायर कर रही हैं
हमारे इंडिया के वुमेन्स को, इतने सारे डोमेन्स में आप हैं, आप गवर्नमेंट में हैं, प्राइवेट में हैं, आप सोशल वर्क कर रही हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं, इनफैक्ट अभी काफी कुछ है जो शायद मुझे ना पता हो। तो एक मैसेज हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स वुमेन्स आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं, एज एन श्रद्धा आर्या, डॉक्टर श्रद्धा आर्या, आपका क्या मैसेज जाएगा उनके लिए? मैं सारी फीमेल्स को, गर्ल्स को यही एक एडवाइस, सजेशन देना चाहूँगी। आप सबसे पहले खुद के लिए ईमानदार रहें। आपके मन में जो भी चीज़ आ रही है, सबसे पहले आप 5 Ws का सॉल्यूशन ढूंढें। एंड दिस इज़ नॉट फॉर फीमेल, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी। मैं मेरे हमेशा मोटिवेशन सेशंस में 5 Ws का यूज़ करती हूँ। वाई, whom, when, where, with whom। आप किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अगर 5 Ws का आंसर आपके पास में आ जाएगा तो आप उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो यूथ में मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, मैं एज अ बीन मेंटेलिटी आप कह सकते हैं, एज अ बीन कोच भी वर्क कर रही हूँ एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर। अभी मेरी स्टडी चल रही है और उसमें मेरे सेशन लगातार आ रहे हैं। 18 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 17 साल के बच्चे गेम के लिए कर रहे हैं। किसी ने अपने पिता को मारा, किसी ने अपनी माता को मारा, बहन भाई को मारा, मोबाइल के लिए मार रहे हैं। तो आप अपने ऊपर ऐसी चीजों को हावी ना होने दें। सिर्फ एक दिन आप अपना मोबाइल साइड में रखिए और अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके देखिए आपको क्या फील होगा। मतलब ये एक मेरे सेशन का पार्ट है। जस्ट पुट योर मोबाइल फोन स्विच ऑफ एंड अपने रूम में उसको रख दीजिए एंड जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो एज अ बीइंग फीमेल सबसे पहले यही चीज है। चैलेंज आएंगे, ऑल्दो आजकल आंचल जी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, फीमेल्स उनको जो एडवांटेज दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे, गवर्नमेंट दे रही है, उसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ और आप बहुत सही बात कह रही हैं, क्योंकि पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग आते हैं पर इतनी सारा खुल के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जनता हमारी बात पे क्वेश्चन मार्क ना कर दे। आप ये बोल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आई एम ओपन, क्योंकि मैं जो फील करती हूँ, मेरे सारे वर्ड्स कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो फील करती हूँ मैं वो बोल रही हूँ। मेरे इतने साल के करियर में मेरे इतनी जो भी लाइफ मैंने स्पेंड करी है, ये इसका तजुर्बा है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आपको अगर कुछ प्रायोरिटी मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको एक अच्छे रास्ते पे आप लेकर के जाइए। आपके जो मन में आ रहा है, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड एक ज़ील होनी चाहिए कुछ करने की। तुम नहीं कर सकती, दुनिया में बहुत लोग बोलेंगे, बट उसको करके देखिए। आप फेल हुई है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। इन 2024 आई टुक पार्टिसिपेट इन मिसेस राजस्थान। शिमर में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि मेरा बिल्कुल भी कंफर्ट जोन नहीं है। मॉडलिंग मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। मैं ऑलवेज शूज ही वेयर करती हूँ, मुझे सैंडल पहन के चलने में अच्छा नहीं लगता। इवन विद साड़ी आई वेयर शूज यूजुअली। तो बट आई टुक पार्टिसिपेट, क्योंकि लोगों का ये था कि कई चीजें सुनी थी, क्या जजमेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड मैंने उस चीज को जिया। तो जब तक मैं किसी चीज के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्वेरीज आती थी कि मैम मॉडलिंग में क्या है, आजकल ये चीजें होती हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। जो आजकल आइडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं मैम, उसमें कितनी रियलिटी है जी। उसमें मैंने इवन ये भी सुना था उसमें गलत चीजों के थ्रू लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। तो मुझे ये था मैं पहले उस चीज को फील करूं। तो आई वॉज इन द टॉप फाइनलिस्ट। मैंने कुछ भी ऐसा सच नहीं किया था, बट जो भी वहां सेशन हुए थे, तो आई फील इट। तो किसी काम को आप करके देखिए, किसी चीज को जीने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कीजिए। इवन एट दिस एज आई प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने 6 महीने दिया, पता नहीं था इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। तो आई स्पेंड मनी, आई स्पेंड टाइम, आई लेफ्ट माई जॉब, क्योंकि ये था कि एक चीज है लाइफ में जो मैंने आपको अभी बताई, एक तो ज़ील, सेकंड रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि मैंने वो चीज नहीं करी। तो आई डोंट वांट कि जब जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो, मेरे मन में मेरी कोई इच्छा पूरी करने से रह जाए। ऑफ कोर्स अच्छी इच्छा, नॉट अ बुरी इच्छा, गलत चीजें नहीं, मन चंचल है, घूमता रहता है। तो मेरी ये थी बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। कई चीजें थी, मैं उनको गलत नहीं मानती, शादी भी करनी थी और बहुत सारी चीजें थी, पेरेंट्स लायबिलिटी, सोसाइटी जो भी है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो आई गिव टाइम फॉर माई ड्रीम। नहीं हुआ सिलेक्शन एक अलग चीज है, बट मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है मैंने कोशिश तो हारने से कभी नहीं डरी है। मैं सॉरी मम्मी पापा, मैं कर नहीं पाई, मैं नीट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई, मैं सुसाइड कर रही हूँ। अभी रिसेंटली एक केस है। क्यों है? अगर आज आप मुझे बोलो पेड़ पे चढ़ो, नॉट एक्सेप्टेबल। आप मुझे बोलिए पेड़ पे चढ़ो, मैं नहीं चढ़ सकती ना, मेरा काम नहीं है पेड़ पे चढ़ने का। आप मछली को बोलो पेड़ पे चलो, मछली हार जाएगी ना।
मछली का काम है जल में तैरना। तो हर इंसान की एक अपनी खुद की कुछ But चीजें suicide होती is है, not the नॉट अ solution. सोल्यूशन। Right. एग्जैक्टली। फिर पेरेंट्स भी आजकल डरने लग गए हैं, रहने दो बच्चे को मत बोलो। मत बोलो हमारे टाइम तो कितने क्योंकि स्ट्रिक्ट कोई थे ऑप्शन पेरेंट्स। तो रह ही नहीं गया हाँ ना, नहीं एग्जैक्टली मानेंगे तो मरेंगे, एग्जैक्टली। तो इसीलिए तो राइट। दिस इज माय मैसेज टू एवरीबॉडी, स्पेशली टू द यंग जनरेशन। आपको जो करना है, शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ योर पेरेंट्स, विथ योर गाइड। वो हर बच्चे को पेरेंट्स अपने से आगे देखना चाहते हैं, बट मरना है ये गलत है। सॉरी। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। बहुत अच्छी बात कही हमारी मैम ने, एंड प्लीज इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करना भी है। बहुत जरूरी है ये आपके लिए। ऐसे मैसेजेस रोज रोज नहीं आते हमारे पॉडकास्ट। श्रद्धा मैम, आगे बढ़ते हुए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आंचल जी आपका। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे इन लॉज को। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आफ्टर मैरिज बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, स्पेशली मदर इन लॉ का। तो बट इसके साथ ये है कि वो भी आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करोगे। तो मुझे मज़ा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को भी। जब मैं घर पे होती हूँ, किसी इवेंट में होती हूँ, तो मैं टिपिकल बहू ही होती हूँ। मैं सारी चीज़ें घर का करना खुद पसंद करती हूँ, खाना हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, शॉपिंग करना हो, हर चीज़ें हो, तो वो उसका एक अलग ही मज़ा है। वहां पर आप तो काम नहीं लाती, काम में पर्सनल लाइफ नहीं लाती, दोनों में डिफरेंस करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। बट हाँ, कभी कभी हो जाता है तो फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा समय लगा उनको ये समझाने के लिए, ये भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि नहीं बहू नहीं निकले करे। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ माई मैरिज दे अंडरस्टूड कि नहीं, शील मैनेज। इसमें वो चीज़ है, ये अपने सपनों को पूरा करके रहेगी। इवन मैंने मेरी पीएचडी शादी के बाद में कंप्लीट किया है, वंडरफुल। with the pregnancy, with my jobs, with each and everything. So again thanks to God। तो वो है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ आप कुछ जानना चाहते हो तो वहाँ सब कुछ मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नायाब बातें कही हैं आपने। उन वुमेन्स के लिए भी ये एक लेसन है कि आप शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस चाह होनी चाहिए। Where there's a will, there's a way. Right. Right. So, Shraddha, how did you break into a male-dominated industry? Again it's a very interesting question। ये चैलेंज मुझे हमेशा से ही आया है। When I started my job, it's not easy as a being mechanical engineer। मैंने प्रोफेसरशिप में स्टार्ट किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तो मेरे डिपार्टमेंट में एक सिंगल ही फीमेल हुआ करती थी जी। तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें कहने की नहीं है पॉडकास्ट पे, आप भी समझते हैं। पर्सनली प्रोफेशनली